हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा। वेलकम बैक टू द कैटलिस्ट ग्रुप। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। एयर कंडीशनिंग के सेशन में अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हुआ है और एयर कंडीशनिंग के बारे में हम लास्ट क्लास में डील कर चुके थे कि आपका जो बाईपास फैक्टर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, एयर कंडीशनिंग क्या होती है, उसमें जो आपके डिफरेंट फॉर्मूलेज होते हैं कौन कौन से यूज़ में लिए जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले हमारा सेंसिबल हीट फैक्टर के बारे में कि व्हाट डू यू मीन बाय द सेंसिबल हीट एंड व्हाट डू यू मीन बाय द सेंसिबल हीट फैक्टर। तो सेंसिबल हीट आपको पता होगा कि ऐसी हीट जो कि टेम्परेचर को चेंज कर दे उसे हम कहते हैं सेंसिबल हीट। द अमाउंट ऑफ हीट विच इज फ्लो बिकॉज ऑफ द temperature difference and it will change the temperature of the substance and this heat is known as a sensible heat। मतलब जिसको हम सेंस कर सकते हैं और जिसके एब्जॉर्ब या फिर रिजेक्ट होने से टेम्परेचर में चेंज होता है उसे हम कहते हैं सेंसिबल हीट। अब हम बात करते हैं सेंसिबल हीट फैक्टर की। तो ये जो सेंसिबल हीट फैक्टर होता है इसको डिनोट किया जाता है आपके SHF से, मतलब इसके एब्रिविएशंस को हम यूज में लेते हैं सेंसिबल हीट फैक्टर। So what is the sensible heat factor? So it is the ratio of sensible heat to the total heat. It is the ratio of the sensible heat to the total heat. तो sensible heat और total heat के रेशियो को हम sensible heat factor कहते हैं। Its value is always less than 1। हमेशा इसकी वैल्यू less than 1 आएगी, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। Its value is always less than 1. So what is SH? SH is nothing. It is the sensible heat. ये क्या है? आपका सेंसिबल हीट है। और अगर मैं बात करता हूँ TH का, व्हाट डू यू मीन बाय TH? TH इज द टोटल हीट। TH का मतलब क्या होता है? टोटल हीट। एंड दिस टोटल हीट इज द समेशन ऑफ व्हाट? टोटल हीट इज द समेशन ऑफ लेटेंट हीट एंड सेंसिबल हीट। लेटेंट हीट एंड सेंसिबल हीट। तो लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट के समेशन को हम कहते हैं टोटल हीट। सो इट्स वैल्यू विल बी ऑलवेज लेस देन 1। अगर हम बात करते हैं डिफरेंट कंडीशंस के लिए, जितना ज़्यादा आपका ऑक्यूपेंट होगा, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी आपके स्पेस की, तो वैसे ही आपका सेंसिबल हीट फैक्टर डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे रेजिडेंस या फिर प्राइवेट ऑफिस की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेजिडेंस एंड प्राइवेट ऑफिस। तो अगर हम बात करें रेजिडेंस एंड प्राइवेट ऑफिस की, वहाँ पर जो ऑक्यूपेंट्स होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं, वो काफ़ी कम होते हैं। दैट्स वाई इट्स सेंसिबल हीट फैक्टर इज वेरी हाई एंड इट इज इक्वल्स टू 0.9। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0.9 के इक्वल हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज दैट इज योर रेस्टोरेंट एंड द बिजी ऑफिस, जिसमें नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स एज कंपेयर टू द अपर वन ज़्यादा होते हैं। सो रेस्टोरेंट एंड बिजी ऑफिस। तो रेस्टोरेंट एंड बिजी ऑफिस में जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है आपकी इससे कम 0.8। एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट द ऑडिटोरियम एंड द सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम एंड सिनेमा हॉल, वहाँ पर ऑक्यूपेंट्स और ज़्यादा होते हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स वैल्यू इज लेस। और अगर हम बात करते हैं डांस हॉल की, तो डांस हॉल में भी लोग बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन वहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, जिसके कारण जो सेंसिबल हीट फैक्टर होता है उसकी वैल्यू और भी कम होती है 0.6। तो 0.9876। सो एज द नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स विल बी इंक्रीज, द वैल्यू ऑफ द सेंसिबल हीट फैक्टर विल बी डिक्रीज्ड, है ना। तो जैसे जैसे ऑक्यूपेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे सेंसिबल हीट फैक्टर भी यहाँ पर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंसिबल हीट फैक्टर। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दिस नेक्स्ट टॉपिक इज द इफेक्टिव टेम्परेचर। सो व्हाट डू यू मीन बाय द इफेक्टिव टेम्परेचर? इफेक्टिव टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहाँ पर आपको कंफर्ट फील होता है। जिस टेम्परेचर पर आपको कंफर्ट फील होता है, ठीक है, आप अपने आप को सहज महसूस करते हो, अच्छा महसूस करते हो, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं इफेक्टिव टेम्परेचर। जो आपको एक्चुअल इन्वायरमेंट की फीलिंग दे दे। रहते तो आप एसी में हो घर में, ठीक है, लेकिन अगर वो आपको एक्चुअल इन्वायरमेंट वाली फीलिंग दे दे तो उस टेम्परेचर को हम कहेंगे इफेक्टिव टेम्परेचर। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? देखिए, इसकी डेफिनेशन होगी कि इट इज़ द टेम्परेचर एट विच ऑक्यूपेंट विल बी फील कंफर्ट
with respect to the actual environment as same as the actual environment। तो actual environment का अगर हमें comfort चाहिए, actual climate या फिर environment का अगर हमें comfort चाहिए, तो उस कंडीशन में जो आपका टेम्परेचर होगा दैट टेम्परेचर विल बी द इफेक्टिव टेम्परेचर। वो टेम्परेचर क्या होता है आपका? इफेक्टिव टेम्परेचर होता है। इस इफेक्टिव टेम्परेचर में खाली टेम्परेचर ही नहीं होता है, जैसे एयर कंडीशनिंग में खाली ऐसे नहीं होता है टेम्परेचर बढ़ा दिया घटा दिया। इस इफेक्टिव टेम्परेचर में टेम्परेचर के साथ सेम फीलिंग देने के लिए यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ एयर, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ एयर मतलब आपके एयर का मोशन, वेलोसिटी ऑफ एयर, एयर का मोशन, और साथ ही साथ यहाँ पर आपके आएगा ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी भी आपकी इन्वॉल्व होती है इन योर इफेक्टिव टेम्परेचर कैलकुलेशन। सो दिस इफेक्टिव टेम्परेचर विल बी वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हो सकता है आपको कम टेम्परेचर पर अच्छा फील हो सकता है कुछ ऐसे आपके फ्रेंड्स हो जिनको ज़्यादा टेम्परेचर पर अच्छा फील होता हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स में कुछ ऐसे भी हो जिनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती हो, जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती हो। तो सबका टेम्परेचर डिफरेंट होता है, सबका इफेक्टिव टेम्परेचर डिफरेंट होता है। और ये जो इफेक्टिव टेम्परेचर होता है ये डिपेंड करता है आपके पर्सन की एज क्या है, पर्सन का जेंडर का है, वो कश्मीर में रहता है, वो ठंडे इलाके में रहता है, या फिर वो राजस्थान में रहता है, सहारा मरुस्थल में गर्म गर्म इलाके में रहता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि वो किस जगह का रेजिडेंट है, ठीक है, कैसी सीजनल कंडीशन है, वो किस टाइप की एक्टिविटीज़ करता है, और जो आपके डेंसिटी ऑफ ऑक्यूपेंट्स होती है उस पर भी डिपेंड करता है इफेक्टिव टेम्परेचर का वैल्यू। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ द इफेक्टिव टेम्परेचर फॉर द डिफरेंट कंडीशन। तो पहले मैं लूँगा हमारा क्लाइमेटिक एंड द सीजनल कंडीशन, बेस्ड ऑन द क्लाइमेटिक एंड द सीजनल कंडीशन कि आपके विंटर में क्या होगा, समर में क्या होगा, क्या इफेक्टिव टेम्परेचर का वैल्यू होना चाहिए, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इफेक्टिव टेम्परेचर को मैं रिगार्डिंग 4 पॉइंट्स मैं बताऊंगा कि किसके लिए इफेक्टिव टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, किसके लिए इफेक्टिव टेम्परेचर कम होना चाहिए। बहुत ही सिंपल चीज़ है ये। देखिए, नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट दैट इज योर क्लाइमेटिक एंड सीजनल डिफरेंस। क्लाइमेटिक एंड सीजनल डिफरेंस। तो क्लाइमेटिक और सीजनल डिफरेंस में देखिए क्या होगा। क्लाइमेट मतलब कि अगर कोई व्यक्ति कश्मीर में रहता है और एक व्यक्ति है जो आपका राजस्थान में रहता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में जो आपका ठंडे इलाकों में जो रहेगा, उस कंडीशन में जो आपके ठंडे इलाके में जो पर्सन्स रहेंगे उनका जो इफेक्टिव टेम्परेचर होगा एज कम्पेयर टू द पर्सन हु आर लिविंग द हॉट क्लाइमेट इज लेस। तो मतलब जो आपके कोल्ड जगह रहते हैं, जो व्यक्ति आपके कोल्ड कंडीशन में रहते हैं, उनका जो इफेक्टिव टेम्परेचर होगा इट विल बी लेस एज कम्पेयर टू द पर्सन हु आर लिविंग इन द हॉट क्लाइमेट। तो हॉट क्लाइमेट वाले लोगों का इफेक्टिव टेम्परेचर एज कम्पेयर टू द कोल्ड क्लाइमेट वाले लोगों के इफेक्टिव टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। तो इसका आप एग्जांपल ले सकते हो। यहाँ है कश्मीर, ठीक है, और यहाँ है आपका राजस्थान। एक तरफ कश्मीर है, एक तरफ राजस्थान है। अगर मैं राजस्थान वाले व्यक्ति को कश्मीर में भेज दूंगा तो उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगे करेगी, वो वहाँ पर सेट नहीं हो पाएगा, बीमार हो जाएगा। कश्मीर वाले को राजस्थान भेज दूंगा, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, वो यहाँ पर सेट नहीं हो पाएगा, बीमार हो जाएगा। तो अगर हम इनके कंफर्टेबल इफेक्टिव टेम्परेचर की बात करें तो जिस जगह ये कंफर्ट रहते हैं तो उनका खुद का क्लाइमेटिक रीज़न है। और अगर हम बात करते हैं राजस्थान के लोगों की, तो राजस्थान के लोगों का जो इफेक्टिव टेम्परेचर होगा जिस पर वो अच्छे से फील करते हैं खुद को, एज कम्पेयर टू द कश्मीर के लोगों का इफेक्टिव टेम्परेचर उनसे क्या होगा? ज़्यादा होगा। सो आफ्टर क्लाइमेटिक वी विल टॉक अबाउट द सीजनल डिफरेंस। अगर मैं बात करता हूँ हमारे इफेक्टिव टेम्परेचर इन योर समर कंडीशन, समर की अगर मैं बात करता हूँ तो समर में जो आपका इफेक्टिव टेम्परेचर होता है इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 21.6 डिग्री सेल्सियस। और अगर मैं बात करता हूँ इफेक्टिव टेम्परेचर की इन योर विंटर कंडीशन, सो दिस टेम्परेचर इज़ इक्वल्स टू 20 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब गर्मियों में हमें इफेक्टिव टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है एज़ कम्पेयर टू द सर्दियों के। सो दिस इज़ द इफेक्टिव टेम्परेचर फॉर द सीजनल डिफरेंस। ये किसके लिए? आपका सीजनल डिफरेंस के लिए। नाउ टॉक अबाउट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज़ द एज एंड द जेंडर।
कि एज एंड जेंडर पर कैसे डिपेंड करता है, एज एंड जेंडर पर कैसे डिपेंड करता है। अगर हम बात करते हैं बच्चों की एज कम होती है, ठीक है, बूढ़े व्यक्तियों की, ओल्ड एज वालों की। तो जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको जो इफेक्टिव टेम्परेचर चाहिए एज कंपेयर टू द एडल्ट्स, उन्हें ज़्यादा चाहिए। तो देखिए, इफेक्टिव टेम्परेचर ऑफ ओल्ड गाइज एंड योर चिल्ड्रंस, इनको जो इफेक्टिव टेम्परेचर चाहिए एज कंपेयर टू द इफेक्टिव टेम्परेचर ऑफ द एडल्ट, ये उनको क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। क्लियर है, उनको क्या चाहिए यहाँ पर, ज़्यादा चाहिए। अगर हम बात करते हैं जेंडर की, सेक्स की बात करते हैं, मेल या फीमेल की, ठीक है, तो जो इफेक्टिव टेम्परेचर होता है आपका फीमेल्स का, इफेक्टिव टेम्परेचर ऑफ फीमेल, इट विल बी मोर देन द इफेक्टिव टेम्परेचर ऑफ मेल्स। तो मतलब फीमेल्स को ज़्यादा ठंड लगती है, उनको इफेक्टिव टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है। सो दिस इज द एज एंड द इफेक्ट ऑफ द जेंडर ऑन द इफेक्टिव टेम्परेचर। So now come to the third point, and the third point is the density of the occupants. So density of occupants, density of occupants. तो डेंसिटी ऑफ ऑक्यूपेंट्स का मतलब है कि एक रूम में कितने व्यक्ति रह रहे हैं। अगर एक रूम में एक ही व्यक्ति रह रहा है तो उसका इफेक्टिव टेम्परेचर क्या होगा, एक रूम में 10-20 व्यक्ति रह रहे हैं तो उसका इफेक्टिव टेम्परेचर क्या होगा। सो इफ द डेंसिटी ऑफ द ऑक्यूपेंट्स विल बी इंक्रीज, देन द इफेक्टिव टेम्परेचर विल बी ऑल्सो डिक्रीज। आपका जो इफेक्टिव टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। विच मीन्स हायर द डेंसिटी लोअर विल बी द इफेक्टिव टेम्परेचर। तो आप यहाँ लिख सकते हो हायर द डेंसिटी, lower will be the effective temperature, lower will be the effective temperature. Now come to the fourth point, that is the activity involved. तो जो आपका फोर्थ पॉइंट है वो है एक्टिविटी इन्वॉल्व। ठीक है, एक्टिविटी इन द सेंस कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो डांसिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा हार्ड एक्टिविटी होगी उतना ही कम उनको इफेक्टिव टेम्परेचर चाहिएगा। मतलब जितना वो वर्कआउट करेंगे, ज़्यादा वर्कआउट करेंगे तो उनको गर्मी लगेगी, और अगर उनको गर्मी लगेगी तो उनका जो इफेक्टिव टेम्परेचर होगा जिस पर वो खुद को अच्छा सा फील करेंगे, दैट विल बी डिक्रीज्ड एज कंपेयर टू द अदर पर्सन हु आर सिटिंग इन द रेस्ट कंडीशन। तो देखिए, जो आपका डांसिंग वगैरह करते हैं, जो आपकी डांसिंग करते हैं, ठीक है, जो आपका एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज, और जो आपके वर्कआउट करते हैं व्हाटएवर, उनका जो इफेक्टिव टेम्परेचर होता है, देयर इफेक्टिव टेम्परेचर इज लेस देन द पर्सन्स हु आर सिटिंग इन रेस्ट कंडीशन। तो रेस्ट कंडीशन में जो बैठे हैं उनको इफेक्टिव टेम्परेचर ज़्यादा चाहिएगा, और जो काम कर रहे हैं, जो डांस कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, जो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उनको इफेक्टिव टेम्परेचर कम चाहिएगा। सो दिस इज द इफेक्टिव टेम्परेचर रिगार्डिंग योर 4 पॉइंट्स, दैट इज द क्लाइमेट एंड द सीजनल कंडीशन। उसके बाद आपका एज और जेंडर है, उसके बाद है आपका डेंसिटी ऑफ द ऑक्यूपेंट्स, और उसके बाद है आपका एक्टिविटी इन्वॉल्व विद द ऑक्यूपेंट्स, कि जो ज़्यादा एक्टिविटी करेगा उसको आप कम टेम्परेचर दोगे ताकि उसको अच्छा फील हो। सो दैट विल बी द इफेक्टिव टेम्परेचर। तो ये पॉइंट्स भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि एज और जेंडर के हिसाब से, डेंसिटी ऑफ ऑक्यूपेंट के हिसाब से, और आप एक्टिविटी के हिसाब से भी इनको याद रख सकते हो। इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि जो हमारा कंफर्ट चार्ट होता है वो कैसे बनाया जाता है। और कंफर्ट चार्ट इन द सेंस जिस पॉइंट पर हमें अच्छा फील होता है, जिस ह्यूमिडिटी पर हमें अच्छा फील होता है, जिस ड्राइबल टेम्परेचर पर हमें अच्छा फील होता है, जिस इफेक्टिव टेम्परेचर पर हमें अच्छा फील होता है, उसे हम कहते हैं कंफर्ट चार्ट। उस चार्ट को हम क्या कहते हैं, कंफर्ट चार्ट कहते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द कंफर्ट चार्ट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, कंफर्ट चार्ट। मतलब वो चार्ट जो बताएगा कि किस टेम्परेचर पर, किस स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पर, किस रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर आप कंफर्ट फील करते हैं। सो दैट इज द कंफर्ट चार्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंफर्ट चार्ट। कंफर्ट चार्ट में क्या होता है, देखिए, कंफर्ट चार्ट ऐसा एक बॉक्स जैसा होता है, तो इस तरीके से होगा आपका कंफर्ट चार्ट। सो दिस इज द कंफर्ट चार्ट। यहाँ पर होता है आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और यहाँ होती है आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी नहीं लेते हैं हम, यहाँ पर लेते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो ये चार्ट कुछ इस तरीके से जाता है, लाइक दैट। सो दिस इज द चार्ट। ऐसा आपने देखा होगा, ये इस तरीके का चार्ट होता है, ऐसे। ठीक है, ये चार्ट है आपका।
आप फील करते हो 20 डिग्री सेल्सियस से 21.6 डिग्री सेल्सियस तक बेटर, और आप फील करते हो 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी से 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बीच में बेटर। सो दिस विल बी योर कंफर्ट जोन। ये क्या हो जाएगा, आपका कंफर्ट जोन हो जाएगा। क्लियर है? सो दिस इज द कंफर्ट जोन। अगर हम इस जोन के अंदर हैं तो हम क्या फील करेंगे, कंफर्ट फील करेंगे। इफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मच हायर, इन दिस केस यू विल फील स्टिकी, आपको चिपचिपाहट महसूस होने लगेगी। एंड इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लेस देन द 50%, देन यू विल फील टू मच ड्राई, आपको सूखापन महसूस होगा। क्या महसूस होगा, सूखापन। अब ये कंफर्ट चार्ट बनाया किसने, कंफर्ट चार्ट बनाया गया था, कोई 10-12 हज़ार लोगों को इकट्ठा किया गया, उनको अलग अलग इन्वायरमेंट में रखा गया, फिर उनसे सर्वे फॉर्म भरवाया गया और सर्वे फॉर्म में उनसे पूछा गया कि आपको कब अच्छा फील हुआ। अकॉर्डिंग टू दैट हमने इस चार्ट को क्या किया, तैयार किया। ये चार्ट किसने बनाया था, ये चार्ट बनाया था आपका अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स। तो ध्यान रखिए ये चार्ट किसने बनाया था, ये एसराई ने बनाया था, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स, ASHRAE। इन्होंने ही बताया था कि जो हमारा टेम्परेचर होना चाहिए वो यहाँ से यहाँ होना चाहिए, और जो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए वो 50 to 60% होनी चाहिए। सो दिस इज़ द एसराई। ये किसने बताया था, एसराई ने बताया था। अमेरिकन सोसाइटी, इसका आप नाम लिख सकते हो। सो द नेम ऑफ दिस सोसाइटी इज अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग कॉमा रेफ्रिजरेशन कॉमा एंड एयर कंडीशनिंग हो जाएगा, वो एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स। तो इन सोसाइटी ने ये कंफर्ट चार्ट बनाया था, और बेस्ड ऑन दैट हम क्या करते हैं, हमारे एसी का डिज़ाइन करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द वेंटिलेशन ऑफ द एयर, कि एयर का वेंटिलेशन क्या होता है, वेंटिलेशन की क्यों आवश्यकता होती है, वाई डू वी नीड द वेंटिलेशन। वेंटिलेशन आपके घर में भी होता होगा ना, जैसे आप कहते हो कि यार इस घर में वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, ठीक है, सफोकेशन सा फील्ड होता है। तो वेंटिलेशन मतलब होता है बाहर की प्योर एयर का अंदर आना, बाहर की प्योर एयर का अंदर आना। जब बाहर की प्योर एयर अंदर आएगी तो आपके रूम में होने वाली सर्कुलेटेड एयर वो क्या हो जाएगी, प्योर हो जाएगी, उसकी प्योरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अगर आपने रूम को बहुत देर से लॉक कर रखा है, कोई भी एयर आसपास से नहीं आ रही है, तो आप सांस ले रहे हो, सांस लेने से क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा आपके रूम के एयर का वो इंक्रीज हो जाएगा, और जो अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन होगा इट विल बी डिक्रीज। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्योरिटी ऑफ एयर व्हाट विल यू डू, हम क्या करेंगे, कुछ वेंटिलेशन एयर को बाहर से अंदर लेके आएंगे, ऑक्सीजन अंदर आएगी और आपकी एयर की जो प्योरिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। सो दिस इज द वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो आपका ऑपरेशन थिएटर या फिर आईसीयू होता है, क्या वो उसमें भी वेंटिलेशन चाहिए, बिल्कुल वहाँ भी वेंटिलेशन चाहिए, लेकिन वहाँ एक स्पेशल केस है। हम क्या करते हैं, हमारे जनरल काम के लिए, जैसे हमारे कमरे के लिए हम थोड़ी सी वेंटिलेशन एयर ले आते हैं, 10% 15%, और आपके रूम के एयर की प्योरिटी मेंटेन हो जाती है। बट इन केस ऑफ योर ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको जो वेंटिलेशन एयर चाहिएगी दैट विल बी द 100% वेंटिलेशन एयर। मतलब पूरी की पूरी एयर को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है थोड़ी सी प्योर एयर लाए ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया, नहीं। ऑपरेशन थिएटर में या फिर आईसीयू में जो पूरी की पूरी एयर होती है आपके कक्ष की, आपके रूम की, वो सारी की सारी बाहर निकल जाती है, और पूरी की पूरी प्योर एयर बाहर से अंदर आके पूरी की पूरी रूम की एयर को रिप्लेस कर देती है। तो वहाँ हमें चाहिए 100% वेंटिलेशन एयर। तो ध्यान रखिएगा, आपका जो ऑपरेशन थिएटर होता है और जो आपका आईसीयू होता है, इस केस में क्या होगा, ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू के केस में, ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू के केस में जो आपको वेंटिलेशन एयर चाहिए वो 100% चाहिए। सो द वेंटिलेशन एयर विल बी द 100%। वेंटिलेशन एयर क्या होगी आपकी, 100%। तो ध्यान रखिएगा, वेंटिलेशन मतलब प्योरिटी। तो वेंटिलेशन का मीनिंग होता है प्योरिटी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, प्योरिटी से रिलेटेड। तो प्योरिटी मेंटेन करने के लिए वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है। नाउ कम टू द पॉइंट दैट कि ये जो हम वेंटिलेशन करते हैं ये किस तरीके से करते हैं।
तो इस वेंटिलेशन के मैं आपको 4 केस बताऊंगा फॉर द समर एयर कंडीशनिंग, और उसमें हम विद द हेल्प ऑफ द हीट बैलेंस, मास बैलेंस एंड योर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बैलेंस, डिफरेंट न्यूमेरिकल को करने के मैं आपको तरीके भी बताऊंगा। तो इस वेंटिलेशन ऑफ एयर में मैं सबसे पहले केस लेने वाला हूँ योर समर एयर कंडीशनिंग। और समर एयर कंडीशनिंग में हम क्या करते हैं, हम हमारे टेम्परेचर को डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं, रूम के टेम्परेचर को। तो देखिए आपका सबसे पहला केस क्या होगा, केस डालिए, केस नंबर 1 समर एयर कंडीशनिंग। तो यहाँ पर है आपका केस 1 समर एयर कंडीशनिंग। तो हम यहाँ पर समर एयर कंडीशनिंग करेंगे, और इस समर एयर कंडीशनिंग में एक हम साथ में और पॉइंट जोड़ रहे हैं, और वो पॉइंट होगा आपका ज़ीरो बाईपास फैक्टर। वो क्या होगा आपका ज़ीरो बाईपास फैक्टर। तो जो आप यहाँ पर एयर कंडीशनिंग कॉइल यूज़ में लोगे उसका जो बाईपास फैक्टर होगा वो क्या होगा, 0। अगर हम इसके सर्किट डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर होगा आपके रूम, सो दिस इज़ योर रूम, और यहाँ पर होगी आपकी एयर कंडीशनिंग कॉइल, सो दिस इज़ द एयर कंडीशनिंग कॉइल। ओके, सो इट विल बी द वेंटिलेशन एयर। सो ये आपकी वेंटिलेशन एयर होगी, ये यहाँ पर ऐसे अंदर एंटर करेगी, ये आपके इस एयर कंडीशनिंग कॉइल से बाहर निकलेगी यहाँ से, और फिर उसके बाद ये रूम के अंदर जाएगी, और उसके बाद ये रूम से बाहर निकलेगी, और उसके बाद ये वापस इससे यहाँ पर कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। और थोड़ी देर बाद हम क्या करेंगे, प्योर एयर को हमारे एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर एंटर करवा देंगे। सो दिस विल बी द सिस्टम। ये क्या हो जाएगा, आपका सिस्टम हो जाएगा। तो ये होगा आपका रूम, सो दिस इज़ द रूम, और ये होगा आपका कॉइल। ये क्या होगा आपका कॉइल, यहाँ पर आपकी कॉइल कुछ इस तरीके से होगी। सो दिस इज़ द कॉइल। इसका टेम्परेचर मैं मान लेता हूँ TS। क्या मान लेता हूँ, TS। तो दिस इज़ द state I, and this is the state 0, and this one is the state 1, this one is the state 2, this one is the state 2, this one is the state I। आपकी गरम एयर अंदर एंटर होगी कॉइल के, ठंडी हो जाएगी, और उसके बाद वो निकलेगी यहाँ से कॉइल से, फिर रूम में जाएगी, वापस वो गर्म हो जाएगी, फिर यहाँ से निकलेगी, फिर यहाँ पर वापस एंटर हो जाएगी। तो देखिए कि यहाँ पर मिक्सिंग हो रही होगी 2 स्ट्रीम की, एक तो जो रूम से आ रही है और एक जो वेंटिलेशन एयर है। ध्यान से देख लो एक बार, रूम से जो एयर आ रही है और एक जो वेंटिलेशन एयर है, इन दोनों की मिक्सिंग होने के बाद आपका सम अमाउंट ऑफ एयर विल बी एंटर इनटू योर कंडीशनिंग कॉइल। तो ये आपकी एक तरीके से कह सकते हो, इट इज़ योर कंडीशनिंग कॉइल। ये आपका क्या होगा, कंडीशनिंग कॉइल होगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर बैलेंस की, तो हम बैलेंस बनाएंगे I0 और 1 में। किसमें, I0 और 1 में। अंदर कौन जा रहा है विल बी इक्वल्स टू बाहर कौन आ रहा है। सिंपल सा हमारा ये फंडा रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मास फ्लो रेट की। तो देखिए यहाँ मैं लगाता हूँ कि अंदर कौन कौन जा रहा है, मास फ्लो रेट ऑफ द एयर एट द I प्लस mass flow rate of the air at the naught will be equals to mass flow rate of the air at the 1. So this is the mass balancing. On the same hand I can balance with respect to the enthalpy also. तो देखिए enthalpy का कैसे होगा, MAI into HI plus MA0 into H0 is equals to MA1 into H1। तो सबसे पहले हम यहाँ से MA1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। MA1 की वैल्यू यहाँ पे रखने के बाद H1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब मैं विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी बैलेंस कर सकता हूँ। तो देखिए MAI इंटू ओमेगा आई प्लस MA0 इंटू ओमेगा नोट इज इक्वल्स टू MA1 इंटू ओमेगा 1। तो यहाँ से मैं किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, ओमेगा 1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूँ। मैं टेम्परेचर बैलेंस भी कर सकता हूँ, MAI इंटू TI प्लस MA0 इंटू T0 इज इक्वल्स टू MA1 इंटू T1। तो यहाँ से मैं किसको कैलकुलेट कर सकता हूँ, टेम्परेचर को। तो 1 पॉइंट पर मास फ्लो रेट भी कैलकुलेट किया जा सकता है, एंथैल्पी भी कैलकुलेट की जा सकती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और आपका ये जो टेम्परेचर है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट योर समर एयर कंडीशनिंग। ये समर एयर कंडीशनिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स क्या क्या है वो उसको आप याद रखिए। ये जो 0 होगा ये क्या होगा, वेंटिलेशन एयर। ये क्या होगा आपका, वेंटिलेशन एयर। ठीक है,
यहाँ पर होगी आपकी एयर कंडीशनिंग 1 से लेके 2 के बीच में, तो आप इसको लिख सकते हो एयर कंडीशनिंग। सो दिस इज योर एयर कंडीशनिंग विद द कूलिंग कॉइल। और यहाँ पर जो आपको मिलने वाला है वो मिलेगा आपको ग्रांट सेंसिबल हीट फैक्टर, ग्रांट सेंसिबल हीट फैक्टर। उसके बाद आपका ये एयर एंटर होगा रूम में, तो रूम में मिलेगा आपको रूम सेंसिबल हीट फैक्टर। मतलब जब आप 1 पॉइंट और 2 पॉइंट को मिलाओगे तो मिलेगा ग्रांट सेंसिबल हीट फैक्टर। जब आप 2 पॉइंट और आई पॉइंट यानी एंट्री टू द रूम एंड एग्जिट टू द रूम वाले पॉइंट को आप अपने साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर मिलाओगे, देन यू विल गेट रूम सेंसिबल हीट फैक्टर। आपको क्या मिलेगा? रूम सेंसिबल हीट फैक्टर मिलेगा। और साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ जीरो बाईपास फैक्टर की, तो यहाँ आप जीरो बाईपास फैक्टर वाला भी फंडा यूज में ले सकते हो। व्हाट इज द बाईपास फैक्टर? जल्दी से बताएं, व्हाट इज द bypass factor? Sir, this bypass factor is the difference between the temperature of the TS and the T2. Now if we are doing the air conditioning, which means this is the cooling coil, तो अगर ये cooling coil होगा तो TS का वैल्यू इन दोनों की वैल्यू से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपका यहाँ पर जीरो बाईपास फैक्टर है, तो जीरो बाईपास फैक्टर होने की कंडीशन में आपका T2 TS के इक्वल होना चाहिए। T2 किसके इक्वल होना चाहिए? TS के इक्वल होना चाहिए। बाईपास फैक्टर क्या होता है आप लिख सकते हो, व्हाट इज द बाईपास फैक्टर? बाईपास फैक्टर इज द T2 माइनस TS डिवाइड बाय T1 माइनस TS। What is TS? TS is the temperature of your cooling coil. So if this value are equals to each other, then this value will be equals to 0, which means bypass factor will be equals to 0. Now what will we do? We will draw the diagram of this process on your psychrometric chart. तो देखिए साइक्रोमेट्रिक चार्ट में इसको हम कैसे शो करेंगे। तो सबसे पहले साइक्रोमेट्रिक चार्ट बनाते हैं। सो दिस इज योर साइक्रोमेट्रिक चार्ट। इस चार्ट को बनाने के लिए आपको मैं एक शॉर्टकट सा बताता हूँ कि आप सबसे पहले क्या कीजिए, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए। सो दिस इज द स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद थोड़ी सी इंक्लाइंड कीजिए। सो दिस इज द इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। ओके, सो दिस इज द inclined straight line. So this is the straight 0 and this is the straight 1 and this is the straight I. तो आप जाइए यहाँ से 2 पर और 2 से आ जाइए I पर। So this is the straight 2 and this is the straight I. अब अगर मैं इसको ऐसे नीचे बढ़ाता हूँ, ठीक है, इसको आप नीचे बढ़ा सकते हो, तो आपको ये कुछ इस तरीके से डायग्राम कंप्लीट होने के बाद मिलेगा। ओके, एंड नाउ इफ वी ड्रॉ इट ऑन योर y-axis, you will get the value of the specific humidity. So this is the value of the omega 1 and this is the value of the omega I, and consider this point as a 3. So this value will be omega 3 will be equals to omega 2. Now if we come to the dry bulb temperature line, you will get the different dry bulb temperatures here. So you will get 3 dry bulb temperatures here. So what is this? This is the dry bulb temperature T0, this is the dry bulb temperature T1 and this is the dry bulb temperature Ti, which is equals to dry bulb temperature at the 3 and this is the dry bulb temperature at the 2. ये आपका क्या हो जाएगा? ड्राई बल्ब टेम्परेचर एट द 2। ये किस कंडीशन में है? जब आपका बाईपास फैक्टर किसके इक्वल हो? 0 के इक्वल हो, विच मीन्स दिस T2 will be equals to what? This T2 will be equals to TS. ये किसके इक्वल हो जाएगा? TS के इक्वल हो जाएगा। अगर जीरो बाईपास फैक्टर नहीं होगा तो T2 TS के इक्वल नहीं होगा। T2 किसके इक्वल नहीं होगा? TS के इक्वल नहीं होगा। Now come to the point that how can we calculate the value of the room sensible heat factor and the Grant sensible heat factor? So 2 और I कहाँ पर है? देखिए 2 और I यहाँ पर है। तो ये जो नीचे वाली जो लाइन है, इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द रूम सेंसिबल हीट फैक्टर। ये किसका वैल्यू देगा आपको? रूम सेंसिबल हीट फैक्टर का वैल्यू देगा। और 1 से लेके 2 देखिए कहाँ है? ग्रांट सेंसिबल हीट फैक्टर। सो दिस वैल्यू गिव यू द ग्रांट सेंसिबल हीट फैक्टर। This value will give you the value of Grant sensible heat factor. Now how can we get these two values? तो sensible का हमें पता है कि change in temperature होता है और लेटेंट का हमें पता है चेंज इन फेज होता है। क्या होता है लेटेंट का? चेंज इन फेज। तो मैं आपको एक दूसरे डायग्राम में बताता हूं कि आप इन वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करोगे। हाउ विल गेट द वैल्यू ऑफ द सेंसिबल हीट फैक्टर। सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम अगेन। तो ये आपका हो जाएगा साइक्रोमेट्रिक चार्ट। सो दिस इज योर साइक्रोमेट्रिक चार्ट। इसमें मैं कोई भी एक तिरछी लाइन बना देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज द इंक्लाइंड लाइन, दिस इज द स्टेट 1 और ये आपका स्टेट 2 है एंड दिस इज द पॉइंट 3।
Now let's take the enthalpy with respect to these lines. So this is the enthalpy H1, this is the enthalpy H3, and this is the enthalpy H2. Now come to here, यहाँ पर change in temperature हो रहा है. So this is the T2, this is the T3. Because there is a change in temperature, यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, तो इस कंडीशन में ये वाला जो अमाउंट होगा, दिस अमाउंट विल बी इक्वल्स टू द सेंसिबल हीट. ये किसके इक्वल होगा? सेंसिबल हीट के इक्वल होगा. बट इन 1 2 3 T1 इज इक्वल्स टू T3, यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर नहीं है, बट यहाँ पर है आपका चेंज इन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. तो आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी चेंज हो रही है. सो हेयर विल बी द चेंज इन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, हेयर विल बी चेंज इन द टेम्परेचर. सो जहाँ पर आपको टेम्परेचर चेंज नहीं मिल रहा है, वहाँ पर आपको मिलेगी लेटेंट हीट. वहाँ क्या मिलेगी आपको? लेटेंट हीट. और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? सो दिस पूरा का पूरा विल बी टोटल हीट. तो देखिए सेंसिबल हीट फैक्टर क्या होगा? सेंसिबल हीट फैक्टर विल बी इक्वल्स टू द सेंसिबल हीट डिवाइड बाय टोटल हीट. Sensible heat divided by total heat, and total heat is the summation of sensible heat and the latent heat. So sensible heat divided by sensible heat plus latent heat. So what is the value of the sensible heat? Sensible heat is equals to H3 minus H2. Sensible heat is equals to H3 minus H2. So you can write it is as H3 minus H2, same as H3 minus H2 plus what is the latent heat? Latent heat is equals to this, that is H1 minus H3. So this is H1 minus H3. H1 minus क्या हो जाएगा? H3 हो जाएगा. So this H3 to H3 will be cancelled out and you will get H3 minus H2 divided by H1 minus H2. So H1 minus H2, that is the total heat, divided by H3 minus H2, that is the sensible heat. तो आपका इस सेंसिबल हीट और टोटल हीट का जो रेशियो हो जाएगा, that ratio will be equals to the sensible heat factor. Same as you can find it from the here also. ऐसे आप तिरछी लाइनें खींचोगे. So if you get these lines, तो आप क्या करोगे? यहाँ से इस 3 वाली लाइन को ऐसे आगे लाओगे. तो इस 3 वाली लाइन को आगे लाने के बाद this value will be the sensible heat and this value will be the total heat. So this heat divided by this total heat, you will get what? Room sensible heat factor. Same as अगर आप इसको आगे लेके आते हो तो क्या होगा? आपको क्या करना पड़ेगा? इसको अगर आप आगे लेके आते हो तो इस पॉइंट को आगे लाना पड़ेगा आपको. तो देखो, अगर आप इस पॉइंट को आगे लाते हो, इस वाली लाइन को आगे, तो आपको देखो बीच में कौन सी लाइन लानी पड़ेगी? बीच में आपको लानी पड़ेगी ये वाली लाइन. तो ये वाली लाइन जब आप ऐसे लेके आओगे, सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू व्हाट? सेंसिबल हीट. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ग्रांड सेंसिबल हीट, ग्रांड लेटेंट हीट. और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हो ऐसे, रूम सेंसिबल हीट एंड दिस वैल्यू विल बी द रूम लेटेंट हीट. ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? रूम लेटेंट हीट. तो इस तरीके से कंसेप्ट तो यही रहेगा, लेकिन हम डिफरेंट लाइंस के लिए सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट को अलग अलग क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं. सेम इसी फंडे पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट की मैथमेटिकल वैल्यू क्या होगी. व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस विदाउट योर साइक्रोमेट्रिक चार्ट. अगर आपके पास साइक्रोमेट्रिक चार्ट नहीं होगा तो उस कंडीशन में आप वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करोगे? तो देखिए, जो आपका सेंसिबल हीट होगा और लेटेंट हीट होगा, उसका वैल्यू क्या होगा. तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ हमारे सेंसिबल हीट की. किसकी बात करता हूँ मैं? सेंसिबल हीट की. सो रूम सेंसिबल हीट, so this room sensible heat will be equals to what? 0.0204 cmm into delta T and this value will be in your kilowatt. ये किस में आएगा? किलोवाट में आएगा. अगर हम बात करते हैं रूम लेटेंट हीट की, किसकी बात करते हैं? रूम लेटेंट हीट की. दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाई विथ cmm into डेल्टा ओमेगा. बिकॉज लेटेंट हीट में चेंज इन स्पेसिफिक हीट होता है, चेंज इन टेम्परेचर विल बी द 0. सो दिस वैल्यू विल बी ऑल्सो इन द किलोवाट. ये भी क्या हो जाएगा? किलोवाट. एंड ये जो cmm होगा, ये क्या होगा? ये होगा एयर का फ्लो रेट इन योर मीटर क्यूब पर मिनट. किस में होगा? ये मीटर क्यूब पर मिनट में होगा. जब ये मीटर क्यूब पर मिनट की वैल्यू आप इसमें पुट करोगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द रूम सेंसिबल हीट एंड द रूम लेटेंट हीट. ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी.
And now from where we will get the value of the CMM? In the question it will be given that number of air changes per hour. So in the questions it will be given number of air changes per hour, ये आपका given होगा. And this value will be equals to what? This value will be equals to CMM divided by volume of air. CMM डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ एयर. तो यहाँ से आप नंबर ऑफ एयर चेंजेस पर आवर कैलकुलेट कर सकते हो. और साथ ही साथ अगर आपको नंबर ऑफ एयर चेंजेस पर आवर गिवन है और आपको वॉल्यूम ऑफ एयर इन रूम, या फिर अगर हम बात करें रूम का वॉल्यूम अगर आपको गिवन है, फ्रॉम हेयर यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द CMM. बट इन दिस इक्वेशन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द CMM इन मीटर क्यूब पर आवर. किस में मिलेगा आपको? मीटर क्यूब पर आवर में होगा. और इस मीटर क्यूब पर आवर वाली वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर क्यूब पर मिनट में. तो कन्वर्ट करने के बाद जब आप ये वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में रखोगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द रूम सेंसिबल हीट एंड द रूम लेटेंट हीट. एंड फ्रॉम दीज टू वैल्यू यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रूम सेंसिबल हीट फैक्टर. आप किसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो? रूम सेंसिबल हीट फैक्टर का. ध्यान रखना, number of air changes per hour will be given in the question, and from this you can calculate the value of the CMM divided by volume of the air in the room, or room volume, and it will be in the meter cube. And from here you will get the value of the CMM in meter cube per hour, and this value has to be converted into the meter cube per minute. After converting it into the meter cube per minute, put this value in meter cube per minute in this equation, and you will get the value of the room sensible heat factor and the room latent heat factor. ध्यान रखना my dear friends, ये फॉर्मूला आपको याद करना है. ये फॉर्मूला क्या करना है? आपको याद करना है. तो फ्रॉम हेयर यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रूम सेंसिबल हीट एंड द रूम लेटेंट हीट. नाउ कम टू द नेक्स्ट केस. और ये जो नेक्स्ट केस क्या होगा? ये नेक्स्ट केस होगा आपका नॉन जीरो बाईपास फैक्टर का. अभी जो हमने केस कंसीडर किया था, ये केस कंसीडर किसका किया था? जीरो बाईपास फैक्टर का. अब मैं सेम केस कंसीडर करने वाला हूँ नॉन जीरो बाईपास फैक्टर का. और अगर नॉन जीरो बाईपास फैक्टर होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? आपका जो T2 का वैल्यू होगा वो आपके TS के इक्वल नहीं होगा. सो द नेक्स्ट केस इज एयर कंडीशनिंग. और ये एयर कंडीशनिंग कैसी है? समर की ही हम बात करेंगे. सो वी विल टॉक अबाउट द समर एयर कंडीशनिंग. तो नेक्स्ट केस डालिए समर एयर कंडीशनिंग. और इस समर एयर कंडीशनिंग में आप डालिए नॉन जीरो बाईपास फैक्टर विद कूलिंग कोयल हैविंग नॉन जीरो बाईपास फैक्टर. तो नॉन जीरो बाईपास फैक्टर का मतलब क्या होगा? जब आपका T2 निकल रहा होगा उसका वैल्यू TS के इक्वल नहीं होगा, विच मीन्स द नॉन जीरो बाईपास फैक्टर सम एयर विल बी नॉट इन कॉन्टैक्ट विद योर कूलिंग कोयल. तो डायग्राम आपका बिल्कुल वही रहेगा और बस चेंजेस क्या होंगे देखिए. यहाँ पर होगा आपका रूम, सो दिस इज योर रूम. यहाँ पर होगी आपकी कूलिंग कोयल, ओके, एयर कंडीशनिंग सिस्टम. और यहाँ से आपका वेंटिलेशन एयर आ रहा होगा, यहाँ से आपका इधर जाओगे तो मिक्सिंग हो रहा होगा. सो सेम डायग्राम विल बी देयर, बट द प्रॉब्लम इज दैट द बाईपास फैक्टर ऑफ द कूलिंग कोयल इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. सो दिस इज द टेम्परेचर TS. हम TS टेम्परेचर पर काम कर रहे हैं. और ये है पॉइंट आपका I, ये है पॉइंट आपका 2, ये है पॉइंट आपका 1 और ये है पॉइंट आपका नॉट. एंड दिस इज ऑल्सो द पॉइंट 2. So you will get here from room sensible heat factor, Grant sensible heat factor, okay, and the bypass factor is not equals to 0, which means T2 is not equals to TS. T2 will be greater than TS. T2 will be greater than TS. So what is the bypass factor? X is equals to what? So this value will be equals to T2 minus TS. So T2 minus TS divided by T1 minus TS. Divide by T1 minus TS because the temperature of the cooling coil will be less. तभी तो यहाँ पर क्या होगी? कूलिंग होगी. मतलब हम TS टेम्परेचर पर पहुँचना चाहेंगे लेकिन TS टेम्परेचर पर नहीं पहुँचेंगे, उससे कुछ ज़्यादा टेम्परेचर पर पहुँचेंगे. तो आपका डायग्राम कैसा बनेगा? तो देखिए डायग्राम कैसा बनेगा आपका. सो दिस इज योर साइक्रोमेट्रिक चार्ट. ये आपका साइक्रोमेट्रिक चार्ट है.
इसमें आपको डायग्राम बनाना है। मैंने कहा था आपको एक इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करनी होगी, सो दिस इज द इंक्लाइंड लाइन, ओके। और ये वाला होगा आपका O पॉइंट और ये वाला होगा आपका 1 पॉइंट। एंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा इंक्लाइंड हो चुका है, ज़्यादा नहीं होगा, ऐसे रख लो। सो दिस इज़ योर O पॉइंट एंड दिस इज़ योर I पॉइंट। यहाँ से आप जाओगे आगे और आपको पहुँचना था यहाँ तक, S तक। ये पॉइंट है मान लो आपका S, लेकिन आप पहुँचे हो 2 तक, क्योंकि यहाँ पर नॉन ज़ीरो बाईपास फैक्टर है। 2 से बाद में आप वापस जाओगे यहाँ पर। सो दिस इज़ योर स्ट्रेट I, ओके। सो फ्रॉम हेयर टू हेयर, so this will give you the value of the Grant sensible heat factor. So this is the room sensible heat factor. ध्यान रखना कि जब नॉन जीरो बाईपास फैक्टर होगा तो आप S तक नहीं पहुंच पाओगे। तो जब आप S तक नहीं पहुंचोगे, S से पहले कहीं रुक जाओगे, तो टेम्परेचर आप देख लो, यहाँ टेम्परेचर कम है, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ टेम्परेचर कम है, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है। बोथ आर नॉट इक्वल्स टू ईच अदर, T2 इज़ मोर देन द TS। तो आप S तक नहीं पहुंचोगे, बिल्कुल डायग्राम वही रहेगा, बिल्कुल देख लो, पिछला ही था ऐसा। लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के क्या कर देंगे, ये हमारा S था जिसको हम अचीव करना चाहते थे। दिस कैन नॉट बी अचीव्ड बिकॉज ऑफ द नॉन जीरो बाईपास फैक्टर। सो दिस इज द 2 पॉइंट हेयर एंड द रिमेनिंग थिंग्स विल बी द सेम। जो बाकी का चीज़ रहेगा वो क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। सो दिस इज द समर एयर कंडीशनिंग फॉर योर कूलिंग कॉइल विच इज हैविंग द नॉन जीरो बाईपास फैक्टर। सपोज ये जो TS का जो टेम्परेचर है, अगर ये आपको ADP दे दे, ये आपको ADP दे दे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, अपार्टस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पर अगर आपको पहुंचाना हो तो उस कंडीशन में क्या होगा। अब मैं थर्ड केस लेके चल रहा हूं, तो देखिए थर्ड केस क्या होगा, बिल्कुल सेम ही आने वाला है ऐसा। समर एयर कंडीशनिंग, समर एयर कंडीशनिंग, तो समर एयर कंडीशनिंग है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। और विद कूलिंग कोयल है, और इस कूलिंग कोयल का जो बाईपास फैक्टर है, कूलिंग कोयल का जो बाईपास फैक्टर है वो 0 है। इस बार मैं क्या ले रहा हूँ, बाईपास फैक्टर इज 0। और इस कूलिंग कोयल का जो टेम्परेचर है, दिस टेम्परेचर इज इक्वल्स टू अपार्टस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, अपार्टस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अपार्टस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि हम सैचुरेटेड पॉइंट पर आ जाएंगे, हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 100% हो जाएगी। सो अपार्टस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, तो ADP। डायग्राम बिल्कुल सेम रहेगा, डायग्राम में भी कुछ चेंज नहीं आएगा। सो दिस इज योर रूम, ये आपका रूम हो जाएगा, ये आपका कूलिंग कॉइल हो जाएगा, यहाँ से ये अंदर आएगा, यहाँ से ये बाहर निकल के इधर जाएगा, यहाँ से ये इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। सो दिस इज योर I एंड दिस इज योर 2, दिस इज योर 2, और ये है आपका 1 और ये है आपका 0, ये है आपका कूलिंग कॉइल, ये क्या आपका कूलिंग कॉइल। अब इस बार कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर TS टेम्परेचर नहीं है, ठीक है। इस बार कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर है TADP, अपार्टस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। क्या है इसका, अपार्टस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। साथ ही साथ इसका जो बाईपास फैक्टर है इट इज इक्वल्स टू 0, विच मीन्स ये जो आपका TADP है इट इज सेम एज द T2। जब ये आपका बाहर निकलेगा एयर, इसका टेम्परेचर अपार्टस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा, बिकॉज कूलिंग कॉइल इज हैविंग योर 0 बाईपास फैक्टर। ये क्या है, 0 है। यू विल गेट रूम सेंसिबल हीट फैक्टर फ्रॉम हेयर, so you will get room sensible heat factor from here and you will get Grant sensible heat factor from here. Then what will be the changes in your diagram? अब आपका ये जो S पॉइंट था जहाँ तक हम पहुँचना चाहते थे, ये S पॉइंट अंदर नहीं रहेगा, ये आपका सैचुरेटेड स्टेट में पहुँच जाएगा। क्यों, क्योंकि अपार्टस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, बात की थी हमने इस पर। अपार्टस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा तो हम हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी कर देंगे, 100% कर देंगे। तो कैसे होगा, देखो यहाँ बनाता हूँ मैं, क्योंकि एक केस इसका बिल्कुल सेम होगा जिसमें नॉन जीरो बाईपास फैक्टर होगा। तो देखिए आपको एक बनानी पड़ेगी इंक्लाइंड लाइन। सो दिस इज द इंक्लाइंड लाइन, 3 पॉइंट मैंने मार्क कर दिए हैं, ठीक है। सो दिस इज द 0, दिस इज योर 1। यहाँ पर दोनों जगह मैंने I लिख दिया, क्या यहाँ दोनों जगह I नहीं आएगा, यहाँ आपका 1 आएगा, ठीक है। सो दिस इज योर 1, दिस इज योर I। आप ऐसे जाओगे, आप ऐसे जाओगे और इसको ऐसे पहुंच जाओगे इधर। सो दिस विल बी द अपार्टस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, और उसके बाद आप जाओगे यहाँ, सो दिस,
और फिर ऐसे करके आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा और ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। एंड दिस इज इक्वल्स टू द पॉइंट नंबर 2। ये क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 2। अगर आप यहाँ आते हो, सो दिस इज द अपार्टस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर which is equals to the dry bulb temperature which is equals to the value of the T2, and if you come here, so this is the point 3. At this T3 will be equals to Ti, and at this point you will get the 3 different humidities, and you will get omega 1 from here, you will get omega I from here, you will get omega 2 which is equals to omega 3. So this is the specific humidity. अपार्टस ड्यू पॉइंट का मतलब है कि ये वाली जो ग्रांट सेंसिबल हीट फैक्टर वाली लाइन है, इसको खींच के आपके सैचुरेशन कर्व पे लेके आ जाओ। एंड सेम आपको बाईपास फैक्टर भी याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर बाईपास फैक्टर का वैल्यू क्या है, 0 है। इफ दिस बाईपास फैक्टर इज नॉट इक्वल्स टू 0, विच मीन्स द सेम कंडीशन अपार्टस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, बट द बाईपास फैक्टर इज नॉट इक्वल्स टू 0, which means so there will be some value of the bypass factor, so the value of the T2 will be not equals to the Apatas dew point temperature, so this T2 will be greater than the Apatas dew point temperature. So right now the next case, this is the case number 4, and this case is summer air conditioning again. This case is summer air कंडीशनिंग, और समर एयर कंडीशनिंग में जो आपका बाईपास फैक्टर है विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, एंड वी आर एज्यूमिंग द अपार्टस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. कूलिंग कॉइल इज हैविंग द टेम्परेचर ऑफ अपार्टस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. नाउ आई विल नॉट ड्रॉ दिस ऑल थिंग अगेन, आई विल शो यू समथिंग that this T2 is greater than the Apatas dew point temperature, and this T2 is not equals to Apatas dew point temperature because of the non-zero bypass factor. So what will be the curve? आपका ये कर्व आपको कैसे नजर आएगा, लाइक दैट. अब देखो, अब मैं पूरा ऐसे ड्रॉ करके डायरेक्ट ही बता देता हूँ आपको कि ये कैसे बनेगा, बस आप समझ जाइएगा है क्या चीज़ वो. हम यहाँ पर सैचुरेशन पर पहुँचना चाहते थे, लेकिन नॉन ज़ीरो बाईपास फैक्टर होने के कारण हम सैचुरेशन पर नहीं पहुँचेंगे. हमारा टेम्परेचर अपार्टस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से क्या होगा, ज़्यादा होगा. तो देखिए कैसे होगा ये. तो सबसे पहले हम बनाते हैं हमारा साइक्रोमेट्रिक चार्ट. तो ये है हमारा साइक्रोमेट्रिक चार्ट, और सपोज ये है आपका अपार्टस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. आप यहाँ पहुँचना चाहते थे लेकिन यहाँ नहीं पहुँचोगे. देखिए, फिर उसके बाद आपको एक ऐसे इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है. सो उसके नीचे भी आपको थोड़ा सा आना है. सो दिस इज़ द स्टेट ओ, दिस इज़ द स्टेट 1 एंड दिस इज़ द स्टेट 2. ओके, यहाँ तक पहुँचना चाहते थे लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँचोगे, उससे पहले ही कहीं रुक जाओगे. तो इसको थोड़ा सा तिरछा बनाओ और, ताकि अच्छे से समझ आएगा, लाइक दैट. ओके, तो आप इस ADP पर पहुंचना चाहते थे लेकिन ज़ीरो बाईपास फैक्टर होने के कारण यहाँ तक नहीं पहुंचोगे, इससे पहले कहीं पहुंचोगे. सो दिस इज़ द पॉइंट 2. अब इस पॉइंट 2 को आप इससे मिला दो. ये है आपका 1, ये है आपका 2 और ये है आपका I. तो ये आपका कर्व बन जाएगा. एरो गलत बता दिया, सॉरी. दिस विल बी द कर्व. मतलब आप यहाँ तक पहुँचना चाहते थे लेकिन बाईपास फैक्टर 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए आप यहाँ तक ही पहुँचे. 1 से लेके ADP तक पहुँचना चाहते थे बिकॉज हमने कंसिडर ही किया है ADP, लेकिन ज़ीरो बाईपास फैक्टर नहीं है. इसके कारण क्या होगा, हम इस तक पहुँचने से पहले ही कहीं रुक जाएंगे और आप देखोगे कि योर T of ADP इज़ लेस देन द वैल्यू ऑफ T2, विच मीन्स T2 इज़ मोर देन द T ऑफ ADP. और अगर आप यहाँ पर ट्राइंगल बनाते हैं लाइक दैट, वट विल यू गेट, देखिए. सो दिस इज़ द पॉइंट नंबर 3. ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 3, एंड द टेम्परेचर एट दिस पॉइंट T3 विल बी इक्वल्स टू द टेम्परेचर एट Ti, एंड एट दिस पॉइंट you will have the temperature T1, and at this point you will have the omega 2 is equals to omega 3, and you will have omega I, omega 1, omega naught. ठीक है, तो यहाँ पर आपको ओमेगा मिल जाता है. यहाँ पर भी आप लिख सकते हो ओमेगा नॉट. तो अगर ज़ीरो बाईपास फैक्टर नहीं होगा तो उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में हम पहुँचना चाहते थे, हम उससे थोड़ा पहले ही पहुंच पाएंगे, जिसके कारण आपका जो टेम्परेचर होगा वो आपके कूलिंग कॉइल के टेम्परेचर से हमेशा क्या होगा, ज़्यादा. पिछले केस में भी यही हुआ था. आपका जो टेम्परेचर होगा एट द एग्जिट ऑफ द कूलिंग कॉइल, इट विल बी मोर देन द टेम्परेचर ऑफ द
कूलिंग कॉइल। आपके कूलिंग कॉइल से टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा। अगर जीरो बाईपास फैक्टर है तो दोनों आपस में इक्वल कर दो, अगर जीरो बाईपास फैक्टर नहीं है तो दोनों आपस में इक्वल मत करो। तो ये होता है आपका समर एयर कंडीशनिंग विद द वेंटिलेशन एयर, विद रिस्पेक्ट टू द वेंटिलेशन एयर। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूं जो कि आपको नोट डाल के लिखने हैं। और वो क्या नोट लिखना है आपको कि अगर आप किसी मॉइस्ट एयर का कंप्रेशन करते हो या फिर आप उसको एयर टाइट वेसल में गर्म करते हो, तो ध्यान से सुनिएगा, नोट डाल के लिखिएगा इसे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या चीज़ है ये, अगर आप किसी मॉइस्ट एयर मतलब उसमें कुछ ना कुछ वाटर वेपर है, अगर आप इसका कंप्रेशन करते हो, क्या करते हो, कंप्रेशन, और या फिर आप इसे एयर टाइट वेसल में, किसमें, एयर टाइट वेसल, मतलब हवा अंदर आनी नहीं चाहिए ना ही जानी चाहिए, तो एयर टाइट वेसल में अगर आप इसको गर्म करते हो, हॉट करते हो, ठीक है, अगर आप इसको वार्म करते हो, गर्म करते हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होगा उसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विल बी रिमेन कांस्टेंट, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विल बी रिमेन कांस्टेंट। तो ध्यान रखिए, इफ वी कंप्रेस द मॉइस्ट एयर और वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द मॉइस्ट एयर इन एयर टाइट वेसल, or we will provide the heat to the moist air in an airtight vessel, then the specific humidity of this moist air will be remain constant, क्योंकि कोई अंदर आएगा ना ही कोई बाहर जाएगा, specific humidity will be remain constant. So that is this is the ratio of the mass of the vapor to the mass of the air. So mass of the air to the mass of the vapor, है ना, ऐसे होगा क्या, उल्टा लिख दिया, mass of the vapor to the mass of the air। तो कंप्रेशन करेंगे तो मास थोड़ी ना चेंज होगा, मास विल रिमेन सेम। तो मास अगर सेम रहेगा तो आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रहेगा। अगर एयर टाइट वेसल है, अगर एयर टाइट वेसल होगा तो उस कंडीशन में ना ही कोई मास अंदर आएगा ना ही कोई मास बाहर जाएगा, अगेन मास विल रिमेन सेम, सो द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विल बी रिमेन कांस्टेंट। आपका जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक चीज़ और लिख सकते हो आप कि जो आपका एयर वाशर होता है इसका यूज़ आप एज ए ह्यूमिडिफायर, एज ए डीह्यूमिडिफायर और एज ए एयर फिल्टर भी कर सकते हो। क्या, आपका जो एयर वॉशर होता है, नेक्स्ट लिखना है आपको, आपका जो एयर वॉशर होता है इसका जो आप यूज़ करने वाले हो इसका यूज़ आप कर सकते हो एज ए डीह्यूमिडिफायर, एज ए ह्यूमिडिफायर और एज ए फिल्टर। इससे आप क्या कर सकते हो, ह्यूमिडिफिकेशन भी कर सकते हो, डीह्यूमिडिफिकेशन भी कर सकते हो और फिल्ट्रेशन भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो आपका एयर कंडीशनिंग का जो पार्ट होता है ये पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आपने इस सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा, आरएसी को अच्छे से समझा होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है और बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। इससे आने वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। तो आई होप आपने चीज़ों को समझा होगा, गहराई से समझा होगा, फॉर्मूला शीट अलग से आपने बना रही होगी और साथ ही साथ आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो मैं क्लास को यहीं पर होल्ड करता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, विश यू बेस्ट ऑफ लक।